दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जिस लकीर को खींचना चाहते थे वो लकीर खींच नहीं पाए। बिहार में लकीर तो खींची, लेकिन अब उस लकीर को अपने ही साथी, अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार मिटाने पर आ तुले हैं। और उत्तर प्रदेश में तो लकीर खींचने की स्थिति ही नहीं आ पा रही है। तो क्या वाकई सेंट्रल कमांड यानी केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त एक क्राइसिस में है और पहली बार अपने घर के भीतर ही घिर चुके हैं? पहली बार रंगत ढीली पड़ रही है। पहली बार जो दिशा निर्देश बीते 7 वर्ष में इस देश के हर राज्य को वो देते रहे, वो तमाम स्थितियां कमजोर पड़ने लगी है। और ये एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर अब उन्हें नजर आने लगा है, अगर उत्तर प्रदेश फिसल गया, अगर बिहार में उनकी नहीं चल पाएगी, नीतीश का चेहरा बड़ा होगा। और बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के सामने वहां के गवर्नर भी घुटने टेक देंगे, तो फिर वह कद और वह सीना और वो रंगत कहां बचेगी, कैसे बचेगी? दरअसल ये सियासत के ऐसे पन्ने हैं, हमें लगता है, जिसे आज खोलने की जरूरत है। क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी नाजुक स्थिति से यह देश गुजर रहा है, आज उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने तरीके से इस देश के भीतर में बीजेपी को और केंद्र सरकार को अब कटघरे में अगर खड़ा करने की स्थिति में आ चला है, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस देश के भीतर में बीजेपी का मतलब, आरएसएस का मतलब, सरकार का मतलब सिर्फ एक ही नाम बीते 7 वर्ष से रहा है, वो नाम नरेंद्र मोदी का है। लेकिन ध्यान दीजिए, कितनी भी पहलकदमी अपने तौर पर राज्यपाल करते रहे, 2-2 बार दिल्ली आए गवर्नर पश्चिम बंगाल के, लेकिन उनकी नहीं चली। गृहमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, चाहते थे कोई रिपोर्ट निकले, एनएचआरसी से मुलाकात की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहां भी मुलाकात की, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया, लगा कुछ तो पहल होगी और राष्ट्रपति शासन की दिशा में पश्चिम बंगाल को ले जाया जा सकता है, इसकी कोई रिपोर्ट तो बनेगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं बन पाई। सवाल यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद भी जिन लकीरों को खींचने की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही थी, वो बढ़ नहीं पाई। असल सवाल तो यह है कि बिहार और यूपी में क्या हो रहा है। यूपी के भीतर में अभी तक जो भी संगठन तैयार किया दिल्ली ने, बीजेपी के हाईकमान ने, या फिर पीएमओ के जरिए, या फिर गृह मंत्री के जरिए, उस संगठन के पास कोई पावर नहीं थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। योगी ने अपने तौर पर अपनी सरकार से जुड़े हुए नौकरशाहों को साफ तौर पर सारे पावर दे दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यानी जो संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चल रहा था और बीजेपी का चल रहा है, उसको लेकर दिल्ली इसी भरोसे में रही, संगठन के जरिए सरकार को बांधा जा सकता है, योगी सरकार को अपनी दिशा में लाया जा सकता है। शायद यही वजह भी रही कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से या हाईकमांड की तरफ से दिल्ली से इशारा हुआ, केशव प्रसाद मौर्य बोलने लग गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, लेकिन उनके दरवाजे पर खटखट शुरू हो गई। वो दरवाजा खटखटाने वाला शख्स और कोई नहीं, चंद फरलांग की दूरी पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और योगी आदित्यनाथ ने उनके घर पहुंचकर समझाया, दिल्ली के कमांड पर कब तक चलोगे, साथ ही खड़े हो जाओ, उत्तर प्रदेश में तो हमें और तुम्हें सियासत करनी है, दिल्ली के इशारे पर नाचना छोड़ दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य भी समझ गए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को साधना है तो अकेले वह भी नहीं साध सकते हैं। आरएसएस भी समझ गई कि मौर्य को भी साथ लीजिए, योगी आदित्यनाथ को भी साथ लीजिए, क्योंकि इस जोड़ी के भीतर अगर दिल्ली हाईकमांड का चेहरा ले आइएगा तो भी चुनावी जीत मिल जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं बल्कि देश के भीतर भी कोविड से जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, उन मौतों को छुपाया गया क्या? क्योंकि आरटीआई के जरिए ही जो जानकारी निकल कर आई उत्तर प्रदेश के बारे में 9 महीने की, यानी मार्च तक की, पिछले साल और इस साल के मार्च तक की जो जानकारी निकल कर आई और जिसको समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सामने रख दिया, तो उन्होंने साफ कहा 43 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि वाकई अगर इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई होंगी, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई आरटीआई का जवाब था वो, इतनी संख्या में मौत हुई। अगर इस देश के भीतर में आज की तारीख में सरकार कहती है लगभग 3 लाख
90,000 लोगों की मौत हुई, तो इसको अगर गुना करते चले जाइएगा तो हो सकता है यह गुना करते हुए आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पहुंच जाएं। इतने लोगों की मौत में कितने लोग इस देश के भीतर प्रभावित हुए होंगे। केंद्र सरकार ने कहा राशन फ्री दे रहे हैं, इससे काम चल जाएगा और 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन फ्री दिया जाएगा। आरएसएस का सवाल था राशन से काम कैसे चलेगा। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर आहत हुए हैं और जब चल नहीं रही है उस संगठन की, जिस संगठन को आपने बनाया, कानपुर में हो चाहे लखनऊ के भीतर हो चाहे बनारस में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी संगठन के व्यक्ति से कुछ भी कहने पर जब अस्पताल का बेड तक नहीं मिल पाया तो उस संगठन का क्या महत्व है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोई पावर नहीं दिया गया। और संगठन और सरकार के बीच जब पट नहीं रही है और जब चुनाव सामने आकर खड़े हैं तो सरकार अगर चेहरा है, उसका कामकाज ही चेहरा है, तो फिर संगठन क्या काम करेगा और संगठन को कोई महत्ता कैसे मिलेगी। इस उलझन ने एक नई परिस्थिति को उत्तर प्रदेश के भीतर जन्म दे दिया और उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली को सीधे चुनौती देने से पीछे नहीं हट रही है। तो क्या वाकई हाईकमांड दिल्ली में जो बैठा हुआ है उसकी रंगत कमजोर पड़ रही है, वो क्राइसिस में है? क्योंकि इन पन्नों को जब और टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने कुछ जानकारी और निकल कर आएगी। ये जानकारी बहुत साफ है। अगर दिल्ली से पीएमओ संगठन को लेकर काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल, बीएल संतोष काम कर रहे, तो ध्यान दीजिए केशव प्रसाद मौर्य जो 7 कालिदास मार्ग में रहते हैं और 5 कालिदास मार्ग में जब योगी आदित्यनाथ रहते हैं, बीते 4-4.5 बरस में वो कभी उनके घर नहीं गए। अभी क्यों गए? एक बात। दूसरी बात, उनके साथ आरएसएस के 2 लोग भी थे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। दत्तात्रेय होसबोले जो दूसरे नंबर पर आते हैं और एक लिहाज से यह पूरे संघ के पूरे संगठन को देखने का काम इन्हीं के मातहत आता है। और कृष्ण गोपाल जी संघ और सरकार के बीच में उस कड़ी को संभालते हैं जिसमें तालमेल बना रहे, और वह उस मीटिंग में साथ थे। हालांकि दिनेश शर्मा भी साथ थे, हालांकि बीएल संतोष भी साथ थे। आप कह सकते हैं वो दिल्ली हाईकमांड के जरिए आए थे। लेकिन फिर वही सवाल है, चुनाव केंद्र के नहीं हो रहे हैं, चुनाव तो यूपी में हो रहे हैं और यूपी का चेहरा योगी ही रहेंगे। इसको लेकर खामोश मान्यता केशव प्रसाद मौर्य ने भी दे दी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो कहा था कि दिल्ली का इशारा है। अब खामोशी बरत ली गई है तो कहा जा रहा है इस मीटिंग का एक नया इशारा है। इस इशारे के बीच की जो लाइन पढ़नी शुरू कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा अगर योगी है तो फिर से उन्हीं मुद्दों को वह उभार रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा झटके में गाजियाबाद से निकला और अलीगढ़ तक पहुंच गया और अब यह उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ और नए घोल घोलेगा। इस चुनाव के भीतर में जो भी नए नए प्रयोग हो रहे होंगे उसमें दिल्ली कहां फिट बैठेगी, यह सोचने की बात है। इस नई परिस्थिति के भीतर में पहली बार जो कोविड महामारी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, उन्होंने साफ तौर पर बार बार चेताया, इसलिए कि वो जानते हैं केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। अब तीसरी लहर का जिक्र वो जब कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि इस वक्त आपको तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर झोंक देना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विजन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड संगठन चाहिए जिसमें वैज्ञानिक जुड़े हुए हों, जिसमें डॉक्टर्स जुड़े हुए हों, जिसमें किस रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इंप्लीमेंट करना कराना है यह मनस्थिति जुड़ी हो। लेकिन जब पीएमओ में सारी चालें सियासी हो और सारी चाल चुनाव जीतने के इर्द गिर्द घूमती फिरती हों तो फिर ऐसे में राहुल गांधी जो भी कहेंगे कल की स्थिति में इस देश के भीतर में वह स्थिति आएगी तो दोषी कौन होगा और किसके पक्ष में लोग कहेंगे कि आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी, यह भी बीते 2 लहर के वक्त छुपा हुआ नहीं है। यानी इस देश के भीतर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं बच पा रही है जिससे आप इस बात का दावा कर सके कि हम चीजों को संभाल लेंगे। शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसमें आपके हाथ से लगाम फिसल रही है, आपके हाथ से गवर्नेंस किसी रेत की तरह निकलता चला। यह हर कोई जानता है कि हेल्थ बजट आपने सबसे कम कर दिया उस वक्त जिस वक्त इस देश को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवा की जरूरत थी। यह हर कोई जानता है कि खेती पर धीरे धीरे इस देश के लोगों का भार कम होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में खेती पर बोझ सबसे ज्यादा है क्योंकि रोजगार वहीं पर मिल पा रहा है, चाहे वो मनरेगा हो चाहे भी किसी भी स्तर की मजदूरी हो।
इन सवालों के बीच में सियासत आपकी जमीन को खींच रही है और सियासत इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है कि आप जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होगा। इसी प्रक्रिया में पहली बार बनारस प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों जगहों पर पंचायतों में हार मिली है बीजेपी को, बनारस में भी गोरखपुर में भी। और यह स्थिति बहुत साफ बताती है कि धीरे धीरे बनारस को लेकर जो भी आइडिया प्रधानमंत्री या दिल्ली में हाईकमांड का रहा और गोरखपुर को लेकर जो भी आइडिया योगी आदित्यनाथ का रहा और जिस आश्रय या जिस भरोसे वो लगातार युवा वाहिनी के जरिए आरएसएस को भी लगातार डराते धमकाते रहे कि हम हिंदुत्व की एक नई टोली लेकर निकल जाएंगे, वह भी एक क्राइसिस में है। यानी सवाल है कि एक बीजेपी के भीतर से आवाज निकल रही है, वह भी मजबूत नहीं है। यानी यह कतई आवश्यक नहीं है कि योगी की आवाज मोदी पर अगर भारी पड़ रही है तो योगी की आवाज उत्तर प्रदेश के भीतर भी बहुत भारी लगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि और यह भी एक स्थिति है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत जो है वो समाजवादी पार्टी की जीत उसके कार्यों से नहीं है, बल्कि जनता ने वैकल्पिक तौर पर चुन लिया। कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया था ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराना है तो सामने जो ऑप्शन मिला उसको चुन लिया गया और समाजवादी पार्टी को इसीलिए जीत मिल गई। अब समाजवादी शायद उस घोड़े पर सवार है जिस घोड़े में उसको दिखाई देने लगा है कि अब तो वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो बन जाएंगे और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जातीय समीकरण, धार्मिक मुद्दे और जो भी सांगठनिक कार्य है, इन परिस्थितियों की गलियों में जब घूमना शुरू कीजिएगा तो टकराव बीजेपी के संकट का सबसे बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी काम नहीं कर पाने की स्थिति में जब जनता ही किसी को चुन ले, उसी की उम्मीद और आस में पूरी सियासत यूपी की टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, कोई काम नहीं हुआ है। निशाने पर योगी लिए गए, निशाने पर मोदी लिए गए, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन सोचिए, जनता ही तय कर रही है और जनता ही तय कर ले कुछ, इसी भरोसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है वहां पर, इस भरोसे में चल रही है।